फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या जिसे हम लोग एक और नाम देते हैं फाइनल अकाउंट्स। सबसे पहले तो फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग करते हुए कोई भी अकाउंटेंट जहां अपनी बुक्स को क्लोज करता है, हम कहते हैं ना कि किसी भी अकाउंटिंग ईयर की शुरुआत, जो सेशन स्टार्ट होता है तो ओपनिंग ऑफ बुक्स होता है, और एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर क्लोजिंग ऑफ बुक्स होता है, बुक्स को क्लोज किया जाता है। तो एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द बुक्स जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो फाइनल होंगे, फाइनल अकाउंट्स होंगे। फाइनल अकाउंट्स का मतलब लास्ट है ना, फाइनल का मतलब एंड। तो फाइनल अकाउंट्स का मतलब दोज अकाउंट्स विच वर प्रिपेयर्ड टू क्लोज द बुक्स। ऐसे अकाउंट्स जो बनाते हैं हम लोग बुक्स को क्लोज करने के लिए, ऐसे अकाउंट्स को बोला जाता है फाइनल अकाउंट्स। लेकिन एक्चुअली इसका नाम फाइनल अकाउंट्स नहीं है। जो प्रिपेयर हम करते हैं दोज आर द स्टेटमेंट्स ऑफ द अकाउंट्स। तो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर टू शो the financial position of a business. Financial position of a business is termed as financial statements. Financial position of a business का मतलब क्या हुआ? अगर हम फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? यानी एक बिजनेस में फाइनेंस से रिलेटेड क्या है, उनके फंड्स की जानकारी, उनकी एसेट्स लायबिलिटीज की जानकारी, उनकी कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन, एक बिजनेस ने क्या पैसा कमाया, प्रॉफिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। जो हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग होता है, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द सेकंड इज ascertainment of profits and losses at the end of a particular accounting year. अकाउंटिंग ईयर के एंड में हमें प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को कैलकुलेट करना। तो these statements, ये जो statements हैं, these statements helps us to find or to calculate the amount of profits earned or losses incurred during a accounting period. अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हमने क्या फायदा कमाया, क्या प्रॉफिट्स कमाए और हमारे को क्या क्या लॉसेस हुए, इस बारे में जानकारी जो है वो ये फाइनेंशियल पोजीशन हमें बताएगी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फाइनेंशियल पोजीशन को बताने के लिए हम दो तरह के स्टेटमेंट्स बनाते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नोन एज इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट कहलाता है। पहला स्टेटमेंट है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब द स्टेटमेंट विच शोज द इनकम अर्न्ड और द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पीरियड। एक पीरियड में जो प्रॉफिट्स हमने कमाए हैं या जो हमने इनकम अर्न की है उसके बारे में जो जानकारी देता है, जो स्टेटमेंट उसके बारे में हमें बताता है, वो स्टेटमेंट कहलाएगा इनकम स्टेटमेंट। एंड द सेकेंड वन इज नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कहलाता है पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए हम बेसिकली बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पोजीशन स्टेटमेंट को बताने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट।
ठीक है जी। तो दो तरह के स्टेटमेंट्स इसमें बनाए जाएंगे, वन इज कॉल्ड ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द सेकेंड इज टर्म्ड एज बैलेंस शीट। लेकिन इन स्टेटमेंट्स को समझने के लिए, इन स्टेटमेंट्स के बारे में जानने के लिए, या ये कैसे बनाने हैं ये जानने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर हमारे को वो टर्म्स क्लियर नहीं होंगी तो इस चैप्टर को करना हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, हमें ये चैप्टर ही समझ नहीं आएगा। एंड द फर्स्ट टर्म इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो पहली टर्म है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है? इसके मीनिंग को समझने के लिए मैं इस वर्ड को दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। पहला कॉस्ट, किस चीज की कॉस्ट है? कॉस्ट ऑफ, किस चीज की कॉस्ट निकालनी है हमें? गुड्स सोल्ड। क्या मतलब हुआ इसका? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस को स्टार्ट करते हुए मैंने 1000 यूनिट्स परचेज किए एट द रेट ₹1000 के हिसाब से। तो मेरी टोटल कॉस्ट जो आई वो 10 लाख रुपीज आई। बात क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? इनमें से 500 यूनिट्स ये मैंने परचेजेस की थी, इनमें से 500 यूनिट मैंने सोल्ड कर दिए एट द रेट ₹1600 पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। और मेरी जो टोटल सेल है वो 8 लाख रुपीज की है। क्लियर? अब मैंने एक समझदार अकाउंटेंट से पूछा कि मेरा टोटल यही खर्चा है और यही सेल है, पूरे साल में मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, इसके अलावा मेरी कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं हुई, मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ भैया ये बता दो। तो वो जो अकाउंटेंट है वो बहुत पढ़ा लिखा, इतना पढ़ा लिखा अकाउंटेंट है, उसने कहा जी प्रॉफिट निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला 7th क्लास में आपको सिखाया था। मैं जी कौन सा? कहता जी प्रॉफिट निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस सेल्स माइनस कॉस्ट। आप सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर दो, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस आपको प्रॉफिट हुआ है, इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस आपको लॉस हुआ है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक सर, मुझे नहीं निकालना आता, आप इसके बदले जो चार्जेस लेने हैं वो आप मुझसे चार्जेस ले लेना, पर प्लीज मेरे को ये कैलकुलेशन करके बता दो। उसने कहा अच्छा फटाफट बताओ क्या हुआ। मैंने कहा जी मैंने परचेजेस की थी 1000 यूनिट्स के एट द रेट ऑफ 1000 के हिसाब से 10 लाख रुपीज की, और मैंने 500 यूनिट्स इस साल में बेचे हैं एट द रेट ऑफ 1600 के हिसाब से 8 लाख रुपीज के। प्लीज मेरे को प्रॉफिट और लॉस निकाल के बता दो मेरे को कितना हुआ। कहता यार तेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं देखा, बहुत सिंपल तो है, 8 लाख रुपीज की आपकी सेल है, 10 लाख रुपीज की आपकी कॉस्ट है, भैया तेरे को तो 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, लॉस हो गया। मैंने मत्था पकड़ लिया अपना, हे भगवान मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, लक्ष्मी माता जी मेरे पे इतनी अप्रसन्न क्यों है, लक्ष्मी माता जी मेरे से नाराज क्यों हो गई, मेरे को नुकसान हो गया ये तो। मैं जयंत के पास गया, मैंने जयंत से पूछा, मैं एक्चुअली मत्था पकड़ के बैठा था अपना, इतने में जयंत निकला वहां से। जयंत ने क्या हुआ सर? मैं जयंत यार मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था, अपनी वाइफ के जेवर भी बेच दिए थे, मैंने 10 लाख रुपए का माल खरीदा, 8 लाख रुपए का माल बेचा और मेरे को 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ये रोहन अकाउंटेंट है, इसने मुझे बताया मेरा तो बहुत तगड़ा नुकसान हो गया है। इसने कहा सर रोहन गलती कर रहा है। मैं क्या गलती कर रहा है रोहन?
कहता सर आप मेरे को एक बात बताइए, आपने कितने के गुड्स खरीदे थे? मैंने कहा 10 लाख रुपीस के। कहता नहीं, 10 लाख के नहीं खरीदे थे आपने। आप मुझे ये बताइए एक यूनिट आपने कितने का खरीदा था? मैं जयंत, मुझे 1000 रुपीज का एक यूनिट मिला। कहता सर फिर आपने क्या किया? मैंने 1600 रुपए का वो यूनिट बेचा। कहता सर देखने में तो ये प्रॉफिट में बेच रहे हो आप। भाई 1000 की कोई चीज खरीदो, उसे 1600 में अगर आप बेचते हो, 1600 रुपीज में अगर आप बेचते हो, तो बेचने पर तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए। 600 रुपीज पर यूनिट का फायदे में हो, तो ओवरऑल लॉस कैसा होगा? अब बात तो आपकी ठीक है जयंत, इसमें ओवरऑल तो मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं रोहन ने, ये जो अकाउंटेंट है, इससे कोई मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई? द मिस्टेक वॉज he has taken the total cost of goods in spite of cost of goods sold. उसने टोटल कॉस्ट को चार्ज कर दिया। टोटल कॉस्ट को चार्ज नहीं करना था। किस कॉस्ट को चार्ज करना था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। वो जो माल बिका है उसकी कॉस्ट कितनी थी? क्योंकि बाकी तो बच गया हमारे पास, बाकी तो बच गया हमारे पास। उस गुड्स की कॉस्ट कितनी है हमें सिर्फ ये देखना है। अब मैंने जयंत से कहा, जयंत यार प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं ये कॉस्ट ऑफ गुड्स कैसे कैलकुलेट करूं? मुझे तो ये भी कैलकुलेट नहीं करना आता। जयंत ने कहा सर दिस इज नॉट एक्चुअली वेरी टफ, आप इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपने कितने के गुड्स परचेज किए थे? मैंने कहा जयंत मैंने 10,000 की टोटल परचेजेस की थी, दीज आर माई परचेजेस। जयंत मैंने ना परचेजेस की थी 10 लाख रुपीस की। कहता सर इसमें से आप माइनस कर दो वो माल जो आपका बच गया, जो बच गया उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। मैंने कहा वेरी गुड, यानी मुझे जो बच गया वो है क्लोजिंग स्टॉक। जो बच गया वो है क्लोजिंग स्टॉक, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? सिंस मैंने 1000 यूनिट्स परचेज किए थे, 1000 पर यूनिट के हिसाब से 500 यूनिट्स मेरे बिक गए, यानी मेरे पास बाकी कितने यूनिट्स बचे? 500 यूनिट्स। और मैंने कितने के हिसाब से खरीदे थे? 1000 के हिसाब से, यानी मेरे 5 लाख रुपीस की क्लोजिंग स्टॉक आ गए। यानी अब मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो इतना है। क्लियर ये बात? जयंत ने नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा, सर आपने जब ये गुड्स खरीदे थे क्या उसके बाद कोई और खर्चा किया था? तो मैंने कहा मैं यार रोहन को जब मैं बता रहा था तो रोहन को बताते हुए मैंने बताया था कि मैंने कोई और खर्चा नहीं किया। कहते सर कुछ तो किया होगा, कोई तो खर्चा हुआ होगा आपका। मैंने कहा हाँ वैसे तो हुआ था, पर वो यार ठीक है कोई बात नहीं, इतना छोटा मोटा खर्चा तो चलता रहता है। कहता सर अकाउंट्स में चाहे वो खर्चा 10 पैसे का हो, चाहे वो 10 लाख का हो, चाहे वो 10 करोड़ का हो, अगर आपका कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुआ है तो वी शुड रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या खर्चा किया था आपने? मैं जैन ऑब्वियसली ये जो 1000 यूनिट्स मैंने परचेज किए थे ये मैं कंधे पे रख के तो लाया नहीं होऊंगा, तो मैंने ना एक टेम्पो बुक करवाया था और उस टेम्पो में माल आया था मेरा ये वाला। यार सर उसको कितने चार्जेस दिए थे? मैं यार 10 लाख रुपीस का माल था, उसमें सिर्फ 2000 रुपीज लिए थे मेरे से। यार सर वो भी तो खर्चा हुआ था आपका, चाहे वो 2000 का खर्चा हुआ हो, पर 2000 का खर्चा तो हुआ था आपका। हाँ वो खर्चा तो मेरा जरूर हुआ था। यार सर फिर आपने वो क्यों नहीं ऐड किया इसमें? मैं हाँ वो ऐड करना चाहिए। और कोई खर्चा हुआ था सर आपका? मैं हाँ जिस शॉप पे मैंने ये सब माल रखा था बेचने के लिए
उसका रेंट भी पे किया था मैंने, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे किया था मैंने, और एक सेल्समैन भी रखा था, उसके भी सैलरी पे की थी मैंने। कहता सर फिर आपने वो खर्चे क्यों नहीं ऐड किए? मैं रोहन के कान में बताए थे मैंने। रोहन ने कहा रुको सर, पहले हम एक ऊपरी प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, ये सब खर्चे हम बाद में देखेंगे। तो रोहन ने तो वो खर्चे लिए ही नहीं मेरे से। जयंत ने बोला मेरे को कि सर जो खर्चे आप एक बार कर देते हो, उन खर्चों को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मैंने कहा वो कौन से हैं 2 पार्ट्स? मैं थोड़े समय के लिए इसको छोड़ रहा हूं। वो जयंत ने मुझे जब बताना शुरू किया कि वो जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हैं, वो जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हैं, इन एक्सपेंसेस इनकर्ड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मैंने कहा कौन से 2 पार्ट्स में? उसने बोला एक वो जो डायरेक्टली हमारे गुड्स पर चार्ज होते हैं, और एक वो जो इनडायरेक्टली हम कस्टमर से लेते हैं। मैंने कहा वो कैसे? आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, सो दैट नेक्स्ट टाइम मुझे रोहन के पास जाने की जरूरत ना पड़े और मैं अपने आप से अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को कैलकुलेट कर पाऊं। तो जयंत ने मुझे समझाया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं। जो जयंत ने मुझे समझाया, मैं आज आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेसिकली कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? दोज एक्सपेंसेस which were incurred on goods for manufacturing and make it ready to sell। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेसिकली वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हम खर्च करते हैं उन गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में, बनाने में और उन्हें सेलेबल बनाने में। सेलेबल यानी रेडी फॉर सेल। अब वो बिक सकता है माल, ऐसी पोजीशन में लाने तक के जो भी खर्चे होते हैं, दोज एक्सपेंसेस वर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विदाउट which there will be no existence of a product। जिसके बिना एक प्रोडक्ट की एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकती है, जिसके बिना एक प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता है, ऐसे सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। कुछ एक बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which were incurred up to the goods sent to stores। माल को गोदाम तक या माल को स्टोर तक पहुंचाने से पहले के जितने भी खर्चे किए गए हैं, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आप देखो तो इन सब में सारी बातों का मतलब एक ही निकल रहा है। वो सारे खर्चे जो हमने फैक्ट्री में किए उन गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो सारे खर्चे जो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हैं, वो सारे एक्सपेंसेस जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, ऑल दोज एक्सपेंसेस वर टर्म्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। क्लियर है ये बात? यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस हो गए? आपने रॉ मटेरियल परचेज किया कहीं से, जहां से आपने रॉ मटेरियल परचेज किया वहां परचेज प्राइस पे किया,
वहां से जो भी खर्चा स्टार्ट हो गया आपका, आपने कैरियर के एक्सपेंसेस पे किए, कैरेज के एक्सपेंसेस पे किए, माल आपके गोडाउन्स तक आ गया, वेयर हाउस तक पहुंच गया, वहां से आपने एक्सपेंसेस पे करने शुरू किए, उसकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, उसको मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस पे किए, फैक्ट्री जहां पर उसकी प्रोडक्शन हो रही है उससे रिलेटेड जो खर्चे पे किए, फिर वहां से गुड्स मैन्युफैक्चर होते 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 अब वो फिनिश गुड्स में कन्वर्टेड हो गया। फिनिश गुड्स में कन्वर्टेड होने के बाद उन फिनिश गुड्स को आपने स्टोर कर दिया एक जगह ले जाकर के, जहां से अब वो बिकने के लिए जाएगा। यहां तक के जितने भी खर्चे किए गए हैं, ऑल दोज एक्सपेंसेस आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर? इसके बाद के जो भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस कहलाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर? तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों एक्सपेंसेस के बारे में जान लो। हो सकता है बुक्स में, आप लोगों के बुक्स में बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट गिवन है। देयर आर वेरियस एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जहां तक मैं समझता हूं शायद आपकी बुक्स में 30-40 एक्सपेंसेस डायरेक्ट दे रखे हैं और 30-40 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं। और नॉर्मली जो भी पब्लिशर्स हैं या जो भी ऑथर हैं बुक्स के, वो उन्हीं एक्सपेंसेस में से एक्सपेंसेस लेकर के क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करेंगे और उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व भी करना होगा, सो ज्यादा मुश्किल नहीं आती है। पर ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है एग्जाम बनाते हुए भी वही एक्सपेंसेस आ जाए। इट माइट बी आप लोगों की बुक्स में बहुत सारे एक्सपेंसेस दे रखे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा एक्सपेंस दे दिया एग्जामिनर ने जिसके बारे में आपको मालूम ही नहीं था कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो ऐसे केसेस में आप उसके मीनिंग को समझो, वो एक्सपेंस कहां किया गया था वो समझो, और किस चीज से रिलेटेड है उस बात को समझ लो। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं कि वेदर द गिवन एक्सपेंस इज ए इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर इट इज? तो ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदर एन एक्सपेंस, गिवन एक्सपेंस इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब आपको ये पता लग गया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं। अब मैं जयंत के साथ कॉफी पी रहा था, कॉफी पीते पीते जयंत ने कहा, सर अब तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हमने पहले निकाला था वो गलत हो गया। मैंने कहा क्यों जयंत? आपने तो मुझे फॉर्मूला भी बता दिया था कि परचेजेस में से अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास सीधा सीधा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है। कहता सर मैंने बताया था, नो डाउट, पर वो उस पोजीशन में, उस सिचुएशन में बताया था जो सिचुएशन आपने मेरे सामने रखी थी, पर नाउ द सिचुएशन हैज चेंज्ड। मैंने कहा वो कैसे? सर अब आपने कुछ एक्सपेंसेस के बारे में भी तो बताया मेरे को। मैंने कहा हाँ जयंत कुछ खर्चे तो हुए। जयंत ये खर्चे तो पहले भी होते रहे हैं। सर पहले भी होते थे? मैंने कहा हाँ। कहता आपने कहा था ना बिजनेस शुरू किया आपने। मैंने कहा बिजनेस शुरू किया था, मैंने अपना नया बिजनेस शुरू किया था, पर पहले से ये बिजनेस ना चलता चला जा रहा था। मैं खुद इन्वॉल्व अभी हूं इस बिजनेस में आकर के। कहता सर जब आपने बिजनेस को टेक ओवर किया था उस समय बिजनेस में कुछ पड़ा था आपके पास? मैंने कहा हाँ। कहता क्या क्या था? मैं पहले से भी कुछ माल पड़ा हुआ था उसमें। कहता सर फिर तो रोहन ने बिल्कुल ही गलत बता दिया, रोहन को तो अकाउंट्स दोबारा पढ़नी पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा वो क्यों? कहता सर उसका रीजन ये है कि रोहन ने बहुत सारी चीजें इसमें से मिस कर दी। मैं चलो जयंत मेरे को फटाफट से नया फॉर्मूला बताओ सो दैट नेक्स्ट टाइम आई विल बी एबल टू कैलकुलेट माई ओन प्रॉफिट्स इजीली। उसने कहा सर जो कंप्लीट फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वो है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या हो गया? वो स्टॉक जो इस ईयर के स्टार्ट होते ही आपके पास पहले से पड़ा था। जैसे फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स हमने परचेज किए, 500 यूनिट सोल्ड कर दी इस सेशन में, तो नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में 500 यूनिट तो पहले से पड़े हुए मिल जाएंगे ना हमें। तो दैट स्टॉक इज नोन एज ओपनिंग स्टॉक, वो है ओपनिंग स्टॉक। प्लस
नेट परचेजेस। मैंने कहा अभी तक तो आप परचेजेस बोल रहे थे यार, ये नेट परचेजेस क्या भला हो गई? इसने कहा सर नेट परचेजेस का मतलब क्या है? आपने टोटल 1000 यूनिट्स परचेज किए 1000 पर यूनिट के हिसाब से, लेकिन उनमें से 5 यूनिट आपके डिफेक्टिव आ गए, तो आप क्या करोगे? मैं मुंह पे मार के आऊंगा जिससे खरीदे थे। कहते सर वो जो मुंह पे मार के आए वो वापस हो गए ना, वो परचेज रिटर्न्स है ना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल वो परचेज रिटर्न्स हो गई। कहता फिर आपकी टोटल परचेजेस कितनी कहलाएगी? मैं 995 यूनिट्स की ऑब्वियसली। कहता सर वो जो 995 यूनिट्स है ना, वो है आपकी नेट परचेजेस। यानी नेट परचेजेस का मतलब क्या है कि आपने जितने के गुड्स खरीदे थे, परचेजेस थी, उसमें से परचेज रिटर्न्स को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेट परचेजेस। फिर इसमें आप अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस कीजिए, और फिर उसके बाद वो जो क्लोजिंग स्टॉक था उसको माइनस कीजिए। तो ये कंप्लीट जो फॉर्मूला बनेगा, दिस कंप्लीट फॉर्मूला इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, अब मुझे समझ में आ गया मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करना है। इसने कहा सर समझ में आ गया, तो मैं एक सिचुएशन दूं, सॉल्व करके दिखाओगे? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं सॉल्व करूंगा। उसने कहा चलिए सर एक सिचुएशन देखते हैं और उस सिचुएशन के हिसाब से जरा हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए इस पूरे ईयर में, ईयर की स्टार्टिंग में मेरे पास पहले से कुछ माल पड़ा था, सपोज 1 लाख रुपीस का, और मैंने परचेजेस की 6 लाख रुपीस की, और उसके बाद मैंने कुछ माल वापस भी किया, रिटर्न्स भी हो गई मेरी 2000 रुपीस की, एंड मैंने एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस किए 30,000 के, फिर मैंने कैरेज पेड किया ऑन सेल्स 40,000 रुपीज का, और एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास कुछ माल बच भी गया, मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा वो बचा 80,000 रुपीज। तो मुझे फटाफट से बताइए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकला। मैं आप लोगों से भी कहता हूं एक बार अपनी कॉपी में इसको सॉल्व कीजिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू कितनी आई। फॉर्मूला क्लियर है अब आप लोगों को? मैं एक बार दोबारा से यहां पर सारा का सारा लिख के कैलकुलेट भी कर देता हूं। मेरा ख्याल है क्वेश्चन नोट डाउन नहीं हुआ। चलिए मैं यहां पे सॉल्यूशन करता हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मैं सॉल्व करके बता देता हूं आप लोगों को। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ओपनिंग स्टॉक, इस पूरे क्वेश्चन में क्या कहीं पर ओपनिंग स्टॉक है? ये रहा, तो 1 लाख रुपीस का ओपनिंग स्टॉक हो गया, प्लस नेट परचेजेस। अभी मेरी नेट परचेजेस कितनी है? परचेज में से परचेज रिटर्न्स को माइनस करेंगे, तो 5,98,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या मेरे कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए? यस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब मैंने क्या बताया था, वो खर्चे जो गुड्स को परचेज करने से लेके मैन्युफैक्चर करने तक के जितने भी खर्चे होते हैं, ऑल दोज एक्सपेंसेस आर टर्म्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये मैंने परचेज करते हुए खर्चा किया,
ये मैंने सेल करते हुए खर्चा किया। क्या मैं इसे डायरेक्ट एक्सपेंस बोलूंगा? नो, क्योंकि कोई भी एक्सपेंस जो बेचने के लिए किया जाता है, सेलिंग एक्सपेंस, तो सेलिंग एक्सपेंसेस आर नॉट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है आर दोज एक्सपेंसेस विच वर इंकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ऑल दोज एक्सपेंसेस आर टर्म्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है ये बात? नाउ एक्सपेंसेस पेड ऑन सेल्स मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो मैं इसे नहीं लूंगा। तो मेरे को सिर्फ एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस को देखना है, विच आर 30,000, एंड माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक। नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? 80,000। तो अगर मैं इन सबको कैलकुलेट करूं तो कैलकुलेट करने पर 518, 548, 648 यही अमाउंट आ जाएगा ना। तो 6,48,000 इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एनी डाउट? क्लियर? नोट डाउन कर लो।